1971 भारत पाकिस्तान जंग, जब भारत की मिसाइल बोटों ने किया कराची पर हमला। 1971 की लड़ाई से पहले भारत के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल एसएम नंदा ने ब्लिट्स अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने नौसेना के अपने करियर की शुरुआत कराची से की थी, इसलिए उन्हें कराची बंदरगाह के लेआउट का पूरा अंदाजा है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कराची बंदरगाह में आग लगाने से नहीं चूकेंगे। इस बीच भारतीय नौसेना ने अपने नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए सोवियत संघ से कुछ मिसाइल बोट खरीदने का फैसला किया। कैप्टन के नैयर के नेतृत्व में भारतीय नौसैनिक अधिकारियों का दल सोवियत संघ भेजा गया ताकि वो सोवियत विशेषज्ञों से इस जटिल मिसाइल बोट को चलाने का प्रशिक्षण ले सकें। इस दल ने सोवियत नगर व्लादिवोस्टोक में न सिर्फ इन मिसाइल बोटों को चलाने की ट्रेनिंग ली बल्कि रूसी भाषा में भी महारत हासिल कर ली। जब भारतीय नौसैनिक सोवियत संघ में प्रशिक्षण ले रहे थे तो कैप्टन नैयर ने अपनी टीम से सवाल किया कि क्या इन मिसाइल बोटों का इस्तेमाल रशन के बजाय आक्रमण में भी किया जा सकता है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान वॉर में लिखा है, इन बोटों में गति तो थी लेकिन वो खुले समुद्र में लंबी दूरी तक जाने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। गति तेज रखने के कारण वो बहुत अधिक ईंधन पीती थी और किसी भी हालत में 500 नॉटिकल मील से आगे नहीं जा सकती थी। इसके अलावा ये नीची नौकाएं थीं, जिसकी वजह से समुद्र की ऊंची लहरें इनके ऊपर से निकल सकती थीं। मिसाइल बोट्स को सोवियत संघ से लाकर कोलकाता में उतारा गया। इन मिसाइल बोटों का आक्रामक इस्तेमाल करने के बारे में नौसेना के चुनिंदा अधिकारियों के बीच मंत्रणा हुई और कमांडर विजय जैत से इस बारे में एक पेपर लिखने के लिए कहा गया। कैप्टन नैयर द्वारा देख लिए जाने के बाद इसे दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में नेवल ऑप्स एंड प्लान्स को भेजा गया। जनवरी 1971 में इन मिसाइल बोट्स को सोवियत संघ से भारत लाया गया। हर मिसाइल बोट का वजन करीब 180 टन था। पता चला कि मुंबई बंदरगाह में बड़े जहाज से इन बोटों को उतारने के लिए जरूरी क्रेन उपलब्ध नहीं है। तब इनको कोलकाता ले जाया गया। अब दिक्कत आई कि इन्हें बंबई कैसे ले जाया जाए। कई प्रयोगों के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर क्वात्रा ने एक टोइंग गैजेट बनाया, जिसकी मदद से इन 8 मिसाइल बोटों को 8 नौसैनिक पोतों द्वारा टो करके कोलकाता से मुंबई ले जाया गया। दूर के लक्ष्य को बर्बाद करने के लिए इन मिसाइल बोटों से कई अभ्यास किए गए। नौसैनिक अधिकारी इन मिसाइल बोटों की रडार रेंज और उनकी मिसाइलों का सटीक निशाना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये तय किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है तो इन मिसाइल बोटों का इस्तेमाल कराची पर हमले के लिए किया जाएगा। निपात, निर्घट और वीर ने किया कराची पर पहला हमला। 4 दिसंबर 1971 की रात 3 मिसाइल बोट्स निपात, निर्घट और वीर कराची के लिए रवाना हुई। उनको 2 पेटिया क्लास फ्रिगेट किल्टन और कछाल टो करके ले जा रहे थे। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के नौसेनाध्यक्ष रहे एडमिरल एसएम नंदा अपनी आत्मकथा द मैन हू बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं, इसकी आशंका थी कि दिन के दौरान कराची के तट पर लगे रडार इन मिसाइल बोटों की गतिविधियों को पकड़ सकते थे और उन पर हवाई हमले का खतरा बन सकता था। इसलिए तय किया गया कि हमला रात में किया जाएगा। सूरज डूबने से पहले तक ये मिसाइल बोट कराची में मौजूद युद्धक विमानों की पहुंच से बाहर रहेंगे। रात में तेजी से अपना काम कर वो सुबह होते होते फिर पाकिस्तानी वायुसेना की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। खैबर को पहले डुबोया गया। पाकिस्तानी नौसेना का पोत पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। ये वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध के दौरान भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। इंडियन डिफेंस रिव्यू के जुलाई 1990 के अंत में टास्क ग्रुप के कमांडर केपी गोपाल राव ने एक लेख में इस अभियान का वर्णन करते हुए लिखा था, खैबर को रात 10:15 पर पता चल पाया कि भारत के पोत कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अपने रास्ता बदल हमें पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी। 10:40 पर जब खैबर हमारी रेंज में आ गया, निर्घट ने उस पर पहली मिसाइल दागी। खैबर ने भी अपनी विमानभेदी तोपों से गोले चलाने शुरू कर दिए, लेकिन वो मिसाइल को खुद को लगने से नहीं रोक पाया। उसके बॉयलर रूम में आग लग गई। तभी मैंने उस पर दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दिया। दूसरी मिसाइल लगते ही उसकी गति शून्य हो गई और पोत से गहरा धुआं निकलने लगा। 45 मिनट के बाद पीएनएस खैबर कराची से 35 मील दक्षिण पश्चिम में डूब गया। द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में इस हमले का वर्णन करते हुए लिखा गया है, शुरू में खैबर के कमांडिंग अफसर ने समझा कि चमकदार सफेद रोशनी भारतीय विमान द्वारा गिराई गई फ्लेयर है, लेकिन जिस गति से वो आगे बढ़ रही थी उससे उसे ये अंदाजा हुआ कि वो शायद एक भारतीय विमान है। उस मिसाइल ने खैबर की इलेक्ट्रीशियंस मेज डेक पर हिट किया। तुरंत ही खैबर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पूरे पोत की बिजली चली गई। उसी अंधेरे में पोत से सैनिक मुख्यालय को संदेश भेजा गया, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड शिप।
नंबर 1 बॉयलर हिट, शिप स्टॉप्ड। 11:15 पर सभी नाविकों को डूबते हुए पोत को छोड़ देने के आदेश जारी किए गए। 11:20 पर पोत ने जल समाधि ली। वीनस चैलेंजर भी डुबोया गया। उधर रात करीब 11 बजे निपात का सामना अज्ञात पोत से हुआ। उसके द्वारा उस पर दागी गई मिसाइल ने निशाना नहीं चूका। जब उस पर दूसरी मिसाइल लगी तो उससे धुआं निकलने लगा। केपी गोपाल राव लिखते हैं, मेरा मानना है कि उस मिसाइल से पोत में रखे हथियारों में आग लग गई। हमने रडार में देखा कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं। वो पोत 8 मिनट के अंदर कराची से 26 मील दक्षिण में डूब गया। युद्ध के बाद पता चला कि ये पोत सैगोन से पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के लिए अमरीकी हथियार लेकर जा रहा था। लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस पोत का नाम एमवी वीनस चैलेंजर था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने चार्टर किया था। इसको 5 दिसंबर 1971 को दोपहर 1:30 बजे कराची पहुंचना था। तीसरी मिसाइल बोट वीर ने 11:20 पर एक दूसरे पाकिस्तानी पोत पीएनएस मुहाफिज को अपनी मिसाइल का निशाना बनाया। ये पोत 70 मिनट तक आग की लपटों से घिरा रहा और फिर कराची से 19 मील दक्षिण में डूब गया। आईएनएस विनाश का दूसरा हमला। इन मिसाइल बोटों को आदेश थे कि कराची की तरफ जितनी संभव हो उतनी मिसाइलें दागी जाएं। आईएनएस निपट को अपने रडार पर कीमारी तेल टैंक दिखाई दिए। जब उनकी रेंज सिर्फ 18 मील रह गई तो निपात ने उन तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। कराची पर 6 दिसंबर को भी ऑपरेशन पाइथन कोडनेम से एक और हमला किया जाना था, लेकिन उसे खराब मौसम और खराब समुद्र की वजह से स्थगित कर दिया गया। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को एक दूसरी मिसाइल बोट आईएनएस विनाश ने वो हमला किया। उसके साथ भारतीय नौसेना के 2 फ्रिगेट त्रिशूल और तलवार भी गए। इस मिसाइल बोट की कमान थी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जैर्थ के हाथ में। अभी विनाश के 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे कि बोट की बिजली फेल हो गई और कंट्रोल ऑटो पायलट पर चला गया। वह अभी भी बैटरी से मिसाइल चला सकते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को रडार से देख नहीं सकते थे। वो अपने आप को इस संभावना के लिए तैयार कर ही रहे थे कि करीब 11 बजे बोट की बिजली वापस आ गई। कीमारी तेल डिपो पर दूसरा हमला। जैर्थ ने बीबीसी को बताया, मैंने रडार की तरफ देखा। एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था। मैं पोत की पोजीशन देख ही रहा था कि मेरी नज़र कीमारी तेल डिपो की तरफ गई। मिसाइल को जांचने परखने के बाद मैंने मिसाइल रेंज को मैनुअल और मैक्सिमम पर सेट किया और मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल ने जैसे ही टैंकरों को हिट किया, वहां जैसे प्रलय ही आ गई। मैंने दूसरी मिसाइल से पोतों के एक समूह को निशाना बनाया। वहां खड़े एक ब्रिटिश जहाज एसएस हर्मटन में आग लग गई और पनामा का पोत गल्फ स्टार बर्बाद होकर डूब गया। चौथी मिसाइल पीएनएस ढाका पर दागी गई, लेकिन उसके कमांडर ने कौशल और बुद्धि का परिचय देते हुए अपने पोत को बचा लिया। लेकिन कीमारी तेल डिपो में लगी आग को 60 मील की दूरी से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही जैर्थ ने रेडियो पर संदेश भेजा, 4 पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रिज्वाइनिंग। उनको जवाब मिला, F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी, ये एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान की नौसेना को इससे इतना धक्का लगा कि उसने अपने सभी पोतों को कराची बंदरगाह के अंदरूनी इलाके में बुला लिया। भारतीय नौसेना ने की कराची बंदरगाह की नाकाबंदी। जनरल इयान कार्डोजो लिखते हैं, पाकिस्तानी नौसेना का ये दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तानी वायुसेना उनकी मदद के लिए सामने नहीं आई और कराची के आसपास न तो भारतीय नौसेना की मिसाइल बोटों और न ही वायुसेना के विमानों को चुनौती दी जा सकी। भारतीय नौसेना का अरब सागर पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। कराची की जल सीमा से भारत सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी जलपोत को अंदर आने दिया गया और न बाहर निकलने दिया गया। एडमिरल गोर्शकोव ने की तारीफ। उधर सोवियत उपग्रहों के जरिए कराची के आसपास लड़ी जाने वाली इस नौसैनिक लड़ाई के दृश्य सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोर्शकोव के पास पहुंच रहे थे। एडमिरल गोर्शकोव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिन मिसाइल बोटों को उन्होंने भारत को उसके नौसैनिक ठिकानों के रक्षण के लिए दिया था, वही मिसाइल बोट्स कराची पर हमला करने में इस्तेमाल की जा रही थीं। गोर्शकोव इस दृश्य को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने वहां मौजूद अपने साथियों को गले लगा लिया। लड़ाई के कुछ दिनों बाद एडमिरल गोर्शकोव अपने बेड़े के साथ मुंबई पहुंचे। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, गोर्शकोव ने भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा से कहा कि वो उन नौसैनिकों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी दी गई मिसाइल बोटों का इस्तेमाल करते हुए कराची पर हमला किया था। उस समय एडमिरल गोर्शकोव को भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर भेज दिया जा रहा था।
सभी सोवियत और भारतीय मेहमानों ने अपनी रस्मी मेस ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन मिसाइल बोट के कमांडर अपनी युद्ध की वर्दी में थे। सोवियत एडमिरल को बताया गया कि मिसाइल बोट के कमांडर उनको दिए भोज में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास उसमें शामिल होने के लिए उचित कपड़े नहीं हैं। लेकिन एडमिरल गोर्शकोव ने एडमिरल नंदा से अनुरोध किया कि इन कमांडरों को उसी ड्रेस में भोज में आने दिया जाए। एडमिरल नंदा ने उनके इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भोज के बाद दिए गए भाषण में एडमिरल गोर्शकोव ने कहा, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में आप अकेले नहीं थे। हम अमेरिका के 7वें बेड़े की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। अगर जरूरी होता तो हम हस्तक्षेप भी करते, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह हमारी मिसाइल बोटों का इस्तेमाल किया, उसकी हम सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको बहुत बधाई।